बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 15 अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, स्केच अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल अगेंस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट। कि हमने एक ग्राफ बनाना है ईएमएफ और इंडक्टिव कॉइल जो होगी उस जो बेसिकली इंडक्टिव कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उस एक क्वांटिटी ईएमएफ की है और दूसरी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका जो सिग्निफिकेंट ऑफ द ग्रेडियंट है वो हमने फाइंड करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। एज वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जो ईएमएफ होती है ये हमें मालूम है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। This equation shows that if the rate of change of current in an inductive coil increases, the magnitude of induced EMF also increases and vice versa. कि इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज करता है तो EMF भी इंक्रीज करेगी, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीज करता है तो EMF भी डिक्रीज करेगी। Thus the graph of induced EMF in an inductive coil against the rate of change of current is a straight line. अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है तो ये इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आएगा। अब दूसरा इस क्वेश्चन का ये पार्ट था कि पहला ये ग्राफ ड्रॉ करना था, वो हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा पार्ट ये था कि सिग्निफिकेंट ऑफ द ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो बेसिकली ग्रेडियंट इक्वल होता है tan फाई के और वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ से tan फाई इक्वल आ जाएगा E ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के, और ये बेसिकली क्या होती है, हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होती है। थस द सिग्निफिकेंट ऑफ द ग्रेडियंट इज दैट इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कि जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या देगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल देगा। इसके बाद सेकंड हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एन एसी जनरेटर आर समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम्स पॉजिटिव। कि करंट या वोल्टेज जो एसी जनरेटर की मदद से प्रोवाइड किए जाते हैं वो कभी पॉजिटिव होते हैं और कभी नेगेटिव होते हैं। वह फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर हमारे पास करंट नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है तो जो एसी जनरेटर की मदद से जो एसी जनरेटर के साथ रेजिस्टर कनेक्ट की जाती है पावर उसमें नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती। बेसिकली वो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि करंट या वोल्टेज जो प्रोवाइड की जाती है एसी जनरेटर की मदद से वो क्या होते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल भी होता है। लेकिन अगर हम पावर कैलकुलेट करें तो पावर नेगेटिव नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है। तो वी नो दैट एन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैनी टाइम्स इन ए सेकंड, सो बोथ क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। के बेसिकली जो एसी करंट होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसमें वोल्टेज चेंज करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक सेकंड में कई बार, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी होता है। तो इस वजह से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स मौजूद होते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला है पावर का, उसने पूछा यह था कि पावर हमारे पास नेगेटिव क्यों नहीं होती। तो पावर का फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। अगर हम आई की जगह पे V ओवर आर पुट करके सिंप्लीफाई करें इसको तो ये V स्क्वायर ओवर आर आता है। यहाँ पे I का भी स्क्वायर है और V का भी स्क्वायर है। दिस शोज दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ I एंड V, यानी कि I की वैल्यू चाहे नेगेटिव भी हो और V की वैल्यू भी चाहे नेगेटिव भी हो, I स्क्वायर एंड V स्क्वायर रिमेन्स पॉजिटिव। अब स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अगर करंट नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। वोल्टेज अगर नेगेटिव भी हो, वोल्टेज का स्क्वायर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज स्क्वायर ऑफ any value always gives a positive result. Thus we can conclude that for an AC generator connected to a resistor, power can never be negative. कि AC जनरेटर की मदद से जो पावर हम कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव नहीं होगी। करंट और वोल्टेज बेशक नेगेटिव हो सकता है, उनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, What determines the gradient of a graph of inductive reactance against frequency? क्या हमने ग्राफ ड्रॉ करना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, और उनका ग्रेडियंट क्या है वो भी फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय XL इक्वल टू 2 पाई FL। जो हमारे पास रिलेशन होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का
वो एक्स एल इक्वल होता है 2 पाई एफ एल के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इस इक्वेशन में हमें ये पता चलता है कि जो एक्स एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी एफ के। एक्स एल प्रोपोर्शनल है एफ के, तो इस वजह से हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसके बाद हमने जो ड्रॉ करना था वो ग्रेडियंट हमने बताना था। तो ग्रेडियंट बेसिकली स्लोप होती है ऑफ ए ग्राफ इज गिवन बाय ग्रेडियंट इक्वल है tan phi इक्वल टू एक्स एल ओवर एफ, एक्स एल ओवर एफ। tan, अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला देखें जनरल जो हमने 9th में पढ़ा था, तो वहाँ पे tan थीटा इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स था, यानी कि वाई कंपोनेंट की वैल्यू हो और एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हो। तो इस वजह से tan phi वाई कंपोनेंट के अक्रॉस एक्स एल है और एक्स कंपोनेंट के अक्रॉस एफ है, तो इस वजह से tan phi इक्वल टू एक्स एल ओवर एफ आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 की मदद से अगर हम देखें तो यहाँ से 2 पाई एल इक्वल आ जाता है एक्स एल ओवर एफ के। इसको इक्वेशन 3 कह दिया। अब हम दोनों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर कंपैरिजन करते हैं तो ग्रेडियंट इक्वल आ जाता है 2 पाई एल के और ग्रेडियंट ओवर 2 पाई इक्वल आ जाएगा एल के। 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट था तो इस वजह से इधर आकर डिवाइड कर दिया। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो ग्रेडियंट हम फाइंड किया है तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस देता है फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, गिव्स अस द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कि हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो उसका जो ग्रेडियंट है वो हमें सेल्फ इंडक्टेंस देता है एल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो इंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिएक्टेंस जो है इंडक्टर की और कैपेसिटर की उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो बताना है। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल देखते हैं, इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब हमें ये कहा गया कि फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से जो हमारे पास न्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगी वो एक्स एल प्राइम इक्वल टू 2 पाई एफ प्राइम एल आ जाएगा। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने डबल करना है, तो एफ प्राइम की जगह पे 2f पुट किया क्योंकि कंडीशन हमें बताई गई थी। तो एक्स एल प्राइम इक्वल आ जाता है 2 इंटू 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल एक्स एल की इक्वल था, तो एक्स एल प्राइम इक्वल आ जाता है 2 एक्स एल के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगी। इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो एक्स सी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी है। अब यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो जो न्यू रिएक्टेंस आएगी वो एक्स सी प्राइम इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ प्राइम सी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अब कंडीशन हमें ये बताई गई थी कि फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, तो एफ प्राइम इक्वल टू 2f पुट करेंगे तो एक्स प्राइम सी इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई इंटू 2f सी। तो ये सिंप्लीफाई होके एक्स सी प्राइम इक्वल आ जाता है 1 ओवर 2 इंटू 2 पाई एफ सी। 1 ओवर 2 पाई एफ सी हमारे पास एक्स सी के इक्वल था, तो ये 1 ओवर 2 पहले लिख दिया और 1 ओवर 2 पाई एफ सी ब्रैकेट में लिख दिया। 1 ओवर 2 पाई एफ सी की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट की एक्स सी, तो 1 ओवर 2 एक्स सी आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्शन फ्रीक्वेंसी डबल करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो गई थी और फ्रीक्वेंसी डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, if the peak value of a sine wave is 1000 volts, what is the effective value? पीक वैल्यू गिवन है और इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी है, तो Vp 1000 वोल्ट है, E इफेक्टिव फाइंड करनी है। E इफेक्टिव इक्वल होगी VRMS के और इसका फार्मूला VRMS इक्वल टू Vp ओवर √2 होता है। तो E इफेक्टिव आ जाएगा 1000 ओवर √2 और इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो EF इक्वल आ जाता है 707 वोल्ट के इक्वल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, show that reactance is measured in ohms for both inductors and capacitors। हमने ये शो करना है कि जो रिएक्टेंस है उसको मेजर किया जाता है ओम्स में दोनों इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के लिए। तो फॉर कैपेसिटर द रिएक्टेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटर के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंस होती है वो एक्स सी इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी होती है। तो एक्स सी इक्वल आ जाता है वी एन ओवर वी एन ओमेगा सी, यानी कि वी एन से मल्टीप्लाई इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एक्स सी इक्वल आ जाएगा वी एन ओवर आई एन, क्योंकि वी एन ओमेगा सी इक्वल होता है आई एन के। तो ओम एक्स सी बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है, ओम आ गया, वी एन वोल्टेज है, इसकी यूनिट वोल्ट आ गया, आई करंट है तो एम्पेयर आ गया।
उसके बाद इंडक्टर के लिए, फॉर इंडक्टर द रिएक्टेंस इज गिवन बाय एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। जहाँ पे हमने आई एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो आई एन ओमेगा एल इक्वल आ जाएगा वी एन के, और आई एन एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे भी एक्स एल रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम आ गई, वोल्टेज है तो इसकी यूनिट वोल्ट आ गई, और आई करंट है तो इसकी यूनिट एम्पेयर आ गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका यूनिट भी वोल्ट ओवर एम्पेयर आया और इसका यूनिट भी वोल्ट ओवर एम्पेयर आया, जो कि ओम के इक्वल होता है। Thus we can deduce that both inductive reactance and capacitive reactance are measured in ohms। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि चाहे वो कैपेसिटर के लिए हो चाहे इंडक्टर के लिए हो, यानी कि चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, दोनों को हम ओम्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी। ईसीजी का प्रिंसिपल क्या है, तो वो हमने बताना है। ईसीजी है क्या? The ECG is generally used for diagnosing the heart condition। हार्ट कंडीशन को देखने के लिए ECG का टेस्ट किया जाता है। ECG किस चीज़ की एब्रीविएशन है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। refers to the recording of electrical changes that occurs in the heart during a cardiac cycle। कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ये बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस है जो कि इंसान के हार्ट में प्रोड्यूस हो रही होती है, जो चेंजिंग प्रोड्यूस हो रही होती है कार्डियक साइकिल के दौरान। इट मे बी एब्रीविएटेड एज ईसीजी और ईकेजी। इसको ईसीजी भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिव कार्डियोग्राफी को, और ईकेजी भी पढ़ते हैं, ये इसकी एब्रीविएशन है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट पिक्स अप द इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट मसल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी कि जब दिल जो है, जो हार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है हार्ट मसल से, ये उनको डिटेक्ट करता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। ये बेसिकली ईसीजी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ कॉन्ट्रैक्टिंग मसल जनरेट्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड थ्रू इलेक्ट्रोड्स सुटेबली प्लेस्ड ऑन द बॉडी। जो इलेक्ट्रोड्स इंसान की बॉडी पे लगाए जाते हैं ईसीजी करते वक्त, तो बेसिकली ये उस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जनरेट करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से जो कि इंसान की बॉडी पर लगाए गए होते हैं। ये डायग्राम में ईसीजी ग्राफ भी दिखाया गया है। बेसिकली ये ग्राफ ही होता है, ग्राफ की फॉर्म में हमें शो होता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मज़ीद किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक देखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन, MCQs या न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।